हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऑलराइट, चलो लेट्स विदाउट एनी फर्दर अडू डाइव इनटू इट। हम लोग जब राजस्थान जुडिशरी की बात करते हैं तो देखो, वी हैव सेड दिस प्रीवियसली, वी आर सेइंग दिस अगेन। इसका सिलेबस बहुत बार चेंज हुआ है। देयर वाज अ टाइम व्हेन राजस्थान यूज्ड टू हैव 33 सब्जेक्ट्स. There was a time when Rajasthan used to have 15 subjects. There was a time when Rajasthan used to have 18. Well, abhi bhi 18 subjects, right? So 33, 35. We have seen a lot many changes in the syllabus of Rajasthan Judicial Services examinations. तो ऐसे में क्या होता है, हमारे लिए प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? क्योंकि अब कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करो। अगर मान लीजिए 33 सवाल, 33 सब्जेक्ट्स हैं, 33 सब्जेक्ट्स में से मुझे पूछने हैं 70 क्वेश्चंस, या चलो 35 में से मुझे पूछने हैं 70 क्वेश्चंस, क्योंकि 30 नंबर तो अपने लैंग्वेज में चले गए, है ना? तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हर एक सब्जेक्ट से आप मैक्सिमम 2 सवाल पूछ सकते हो अगर आप सबको वेटेज दोगे तो। करेक्ट? अगर आप सबको वेटेज दोगे तो आप हर सब्जेक्ट से मैक्सिमम 2 सवाल पूछ सकते हो। अन्यथा किसी से ज्यादा पूछ लिया तो एक आध सब्जेक्ट आपको फोरगो करना पड़ेगा। तो दैट यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम कि यार देखो, 35 सब्जेक्ट्स तो हमने बता दिए, पर उठा करके कॉन्स्टी से एक भी सवाल नहीं पूछा, सीपीसी से एक भी सवाल नहीं पूछा, लिमिटेशन से, शेड्यूल से क्वेश्चंस पूछ लिए, आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछ लिए। सो दिस यूज्ड टू बी वेरी वियर्ड काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। और इसीलिए मैं बहुत कॉमनली बोलता था कि इसकी प्रिपरेशन कर लो, इसकी करोगे तो बहुत सारे स्टेट्स की हो जाएगी। बहुत बार बोल चुका हूं हालांकि मैं ये बात, बट आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। 18 18 सब्जेक्ट्स 2018 में भी थे, आई बिलीव 19, 18 19 वाला जो हमारा पेपर हुआ था ना, 18 में अनाउंस हुआ था, 19 में इसका एग्जामिनेशन हुआ था। एंड देन अभी 2021 में इसका एग्जाम हुआ था। 21 के बाद आई बिलीव अब हो रहा है, राइट? 22 और 23 में इन्होंने नोटिफिकेशंस दिखाई जरूर थी, अनाउंस जरूर करी थी, पर एडवर्टाइज नहीं करी थी फॉर द फिलिंग देयर ऑफ। और इसीलिए इस बार हमारे पास काफी सारी वेकेंसीज हमारे सामने हैं टू बी फिल्ड, राइट? नाउ सो कुछ समय से वी हैव दिस 18 वाला सेगमेंट ऑनगोइंग। ऑफ दिस व्हेन वी एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने का सबसे सही तरीका समझो। हालांकि ये बात सही है कि 18 सब्जेक्ट्स अभी रिसेंटली आने शुरू हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ये पहले नहीं आते थे। हम जब पीवाईपीज एनालाइज करते हैं तो सिर्फ पेपर एनालाइज नहीं करते हैं, हम उसे तो सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल सीपीसी अगर हमने उठाया तो सीपीसी हम प्रीवियस सारे ईयर्स में देखते हुए चलेंगे, राइट? तो चलो, अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल आपकी एसआरए की बात करूं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करूं, या फिर आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, या फिर लिमिटेशन एक्ट की बात करूं, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करूं, तो आप ये समझ करके चलिए कि कहीं ना कहीं समवेयर 3 से 4 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज यहां से बनते हैं। हर एक से 3 4 इससे, 3 4 इससे, 3 4 यहां से, 3 4 यहां से। अब क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है एंड सवाल उतने ही है 70, तो प्रॉपर वेटेज दे पाने के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी हमको थोड़ी सी बेहतरी नजर आती है। अभी हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले वेटेज डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सिमिलरली ये तो हुई बात इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स की, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े बड़े सब्जेक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीपीसी की बात करें या फिर हम एविडेंस की बात करें, तो यहां पर भी डिफरेंस है, बट द डिफरेंस इज नॉट ह्यूज, इट कैन नॉट बी ह्यूज। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने उठा करके 15 सवाल एक से पूछ लिए और 2 दूसरे से, राइट? और एमपी का तो सॉर्टेड है, आपने बता दिया इससे 15 आएंगे, इससे 20 आएंगे, इससे 10 आएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रेप कर लेते हो। बट सीपीसी एंड एविडेंस में भी अगर आप एक एवरेज फिगर निकालो तो अराउंड 6 to 9 क्वेश्चंस आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ व्हेन वी से ऑन एन एवरेज 6 to 9 क्वेश्चंस, डू अंडरस्टैंड कि पहले 11 12 सवाल भी पूछे जा चुके हैं, और ऐसा भी टाइम हुआ है जब 3 से 4 क्वेश्चंस आए।
राइट? ऐसा भी टाइम हुआ है कि सीपीसी से सिर्फ एक सवाल आया, कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल ही नहीं आया। बट देन एज आई सेड, हम लोग पेपर्स को सिर्फ एनालाइज नहीं कर रहे, पेपर्स में उन सब्जेक्ट्स की क्या वैल्यू है, क्या वेटेज है, उसको एनालाइज कर रहे हैं। और आज का जो हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वी आर डेल्विंग इनटू व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी फॉर दिस अपकमिंग आरजेएस एग्जामिनेशन। देखो, एक बच्चे ने कमेंट्स में पूछा था, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक्सेल शीट पे प्रॉपरली डिटेल्ड आउट एक प्लान शेयर किया था, राइट? तो एक बच्चे ने उसमें कहा था, सर अगर मैंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, क्या अब निकल सकता है, अब कर सकते हैं? तो थोड़ा मुश्किल जरूर है मेंस निकालना। प्रीलिम्स यस, अगर आप 2 महीने लग करके टूट करके ढंग से प्रिपेयर करते हो तो प्रीलिम्स निकालने के फिर भी काफी चांसेस हैं। मेंस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में देखो, एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह के थ्रू आप कर सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक को लेकर के वील हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन यूट्यूब कि कैसी होती है, क्या करना होता है, हाउ डू यू एलिमिनेट योर ऑप्शंस। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है पूरी तरीके से तो ऑप्शंस देख करके हाउ कैन यू रीच टू द राइट आंसर, दैट इज समथिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अ सेपरेट वीडियो। डन। लेकिन अगर आप मेंस की बात करो तो थोड़ा सा यहां पर मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। एंड व्हेन यू एनालाइज योर पीवाईपीज ना, इट बिकम्स क्लियरर कि किस पर कितना फोकस करना है। अब मैं इसमें भी आपको बता दूं कि लिमिटेशन एक्ट वाला जो एरिया है, जैसा मैंने अभी बताया, इससे शेड्यूल से भी क्वेश्चंस आए हैं, इससे आर्टिकल से भी क्वेश्चन आए हैं। सिमिलरली एसआरए वाला जो एरिया है, इसमें जो फेमस है ना, 5, 6 इंजंक्शंस, वहां से तो पूरी संभावना है ही शेड्यूल से क्वेश्चंस पूछे जाने की भी यहां पर चांसेस बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि शेड्यूल में पूरा डेप्थ से सवाल आ रहा है। यार देखो, शेड्यूल हमारा जो एसआरए में दिया है उसको आप 5 हिस्सों में बटा हुआ देखते हैं, राइट? 5 टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स दिए हैं, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट? उसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित हैं। तो चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो मॉल हो, हॉस्पिटल हो, रोड्स हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो, उसमें सारी ही चीजें हैं। तो आपको उसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उतने से भी काम चला सकते हैं। अगर आपको ब्रॉड आइडिया है ना कि इसमें क्या क्या आता है, यू विल बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है? सो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट की। जहां तक बात है, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 से और भी कम, शायद एक आध ही सवाल आता है, एक आधी सवाल आता है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली यहां पर हम जो क्वेश्चंस देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 के आसपास से देखते हैं। सीपीसी एंड एविडेंस में आपसे बहुत हद तक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आंसर करें। अच्छा, अगर हम 2018 के पहले के पेपर्स पर जाएं, राइट, सो आप ये चीज इनफैक्ट ग्रेजुअली देखोगे 18 और 21 के पेपर में कि वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन डेप्थ। बट इसमें भी बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिलते। सो दैट इज वन रिलीफ फॉर यू, राइट? दैट इज वन रिलीफ फॉर यू कि देर आर वेरी 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 लेस illustration based questions. Secondly, you have a lot of focus on case laws. देखो यार, केस लॉज आपसे आईपीसी में भी पूछे जाने की संभावना है, एविडेंस में भी पूछने जाने की संभावना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में पूछे जाने की संभावना है, और जो आपके बेसिक लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, एलएमजे लिख रहा हूं, लैंडमार्क जजमेंट्स, ये बाकी कॉन्स्टी वगैरह के भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांस होते हैं। एक और चीज समझना कि आरजेएस में ना, जब हम लैंडमार्क की बात करते हैं या रिसेंट की बात करते हैं, वी डू नॉट गो ऑल द वे बैक टू द 90s, टू द 80s, टू द 70s। नहीं, यहां पर हमारे लिए मोस्टली आप ये देखिए कि 2010 से लेकर के 2024 तक के जो जजमेंट्स होंगे ना, वो आने के चांसेस और ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द भूले बिसरे पुराने केसेस। नॉट एग्जैक्टली भूले बिसरे, आप लोगों को बोलने का देती है दुनिया। बट जो पुराने केसेस हैं, जो लैंडमार्क केसेस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खासा रेलेवेंस होता है 2010 से
अभी क्योंकि 24 चल रहा है तो 24 तक के जो केसेस है। रीसेंट का मतलब यहां पर बिल्कुल भी ये नहीं होता कि इस साल और पिछले साल का आपने निपटा लिया। यहाँ रीसेंट का मतलब ये होता है कि पिछले 10 साल के अंदर के जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे जजमेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, फिर जहां पर कोई ऐसी बात कही गई हो जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेवी वेटेज रखती हो, तो उन चीजों का यहां आपको ध्यान रखना है। सो पहली चीज क्या हुई कि कम इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्या, केस लॉस पे अच्छा रिलायंस है। तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है आपसे डेफिनेशंस पूछी जाए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए इस फलानी चीज के इंग्रेडिएंट्स में कौन सा नहीं है, राइट। एक और शिफ्ट दैट इज बीइंग एक्सपेक्टेड इज heavy reliance on 2-3 types of laws। 2-3 टाइप्स ऑफ लॉज। कौन से 2-3 पर हेवी रिलायंस इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो भी मैं बता दूं। पहला है आपका प्रोसीजरल, ठीक है, प्रोसीजरल। दूसरा है विमेन एंड चिल्ड्रन, विमेन एंड चिल्ड्रन, प्रोसीजरल एंड एविडेंस, विमेन एंड चिल्ड्रन। मोस्टली इस सेगमेंट में हम बढ़त देख सकते हैं क्वेश्चंस की, राइट। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट आरजेएस, इट इज एवरी अदर एग्जामिनेशन फॉर जुडिशियल सर्विसेज दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द कंट्री। आप कोई सा भी उठा करके देख लीजिए, यही वो सेगमेंट है जहां सबसे ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। और इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि दीज आर द लॉज जो कि आप सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले हैं, right? When you become judicial magistrates, these laws, since you are trained in specialized law and you're trained in evidence and procedure, तो फिर आईपीसी वगैरह उतना ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। आपको उठा करके सजा वगैरह देखनी ही तो है, प्रोसीजर तो आता है, एविडेंस तो आता है, सजा तो आप देख के भी दे सकते हो। मेक सेंस, राइट। सो उतना वो चीजें उतनी आपको परेशान नहीं करेंगी। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज हम धीरे 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 कम होते देख रहे हैं हर एक एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट अभी मध्य प्रदेश में भी कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज सीधे सीधे 10 नंबर कम कर दिया गया, राइट। उसी उसी तरीके से बाकी स्टेट्स में भी जहां पर प्री डिसाइडेड नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज थोड़ा सा कम हो रहा है। उसका भी रीजन यही है, सेम। आप जज बनते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज्यादा काम आपको नहीं आता है। It's you dealing with your procedures and evidences and whatnot. Constitution is something that comes into picture आपके सीनियर लेवल पर, राइट। जब आप हाई कोर्ट होते हो या सुप्रीम कोर्ट होते हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। उनका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड reviewing whatever laws and policies have been made by the government। आपका काम ये नहीं है, राइट। सो आपको उस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की प्रथा चलन में है जिसका आपको काम ज्यादा पड़े, ठीक है। सो इस एरिया से आपको अच्छा खासा क्वेश्चंस का बेस देखने को मिल सकता है। नाउ व्हाट कैन बी डन, व्हाट इज योर स्टेप, आपको किस चीज पर ध्यान दे रहा है, इज पॉइंट नंबर 1, रिवाइज, ठीक है। हो सकता है आपने सब्जेक्ट अभी तक खोला ही ना हो, कोई बात नहीं, नहीं खोला तो अब आप अब खोलना शुरू कर दीजिए उस सब्जेक्ट को। अब बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते हम कि उस सब्जेक्ट को सिरे से उठा करके ए बी सी डी करके पूरा पढ़ रहे हैं, राइट। नाउ दैट यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम ऑन योर हैंड्स, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आप उसको रिवाइज करें। देखो एक मेरी स्टूडेंट है, राइट, एंड एक बहुत अच्छी दोस्त भी है, उससे मेरी बात हुई एंड आई वाज डिस्कसिंग विद हर कि तुम्हारा स्टडी टेक्निक क्या होती थी। क्योंकि while teaching I do converse with a lot of students as well, especially those who get selected, क्योंकि उससे उनके insights भी पता चलते हैं कि भाई तुम्हारा अलग टेक्निक क्या थी, what did you do differently that made you go through with this examination। she said कि सर देखो वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं कि पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, वो लेकिन मुझसे ना बहुत लंबे लंबे नोट्स नहीं बनते थे। मुझे ऐसा लगता था मैं जितनी ज्यादा बार हो सके पढ़ लूं। तो आप उसके नोट्स देखेंगे, शी हैज वेरी वेरी बहुत बहुत छोटे नोट्स हैं उसके। ऑन द अदर हैंड जब आप ये देखोगे कि भाई उसके क्या क्या एग्जामिनेशंस क्लियर हुए हैं, शी हैज क्लियर्ड एटलीस्ट 3 एग्जामिनेशंस, राइट, थ्रू आउट। सो दैट इज समथिंग दैट इज टू बी लर्न फ्रॉम हर। उसका ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, एंड सिमिलरली अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, नॉट अ स्टूडेंट बट अ फ्रेंड ऑफ माइन, had cleared 4 government examinations including UPSC कंपनी प्रोसिक्यूटर, जिसमें उसका भी कॉन्सेप्ट सिमिलर होता था। कहता मैं भाई ऐसे पढ़ नहीं पाता लंबा लंबा, मेरा ये होता है कि मैं जितना ज्यादा बार पढ़ लूं ना, मैं उतना ज्यादा बार पढ़ लूं। सो रैपिडली
as many times as you can. मैं इन्हीं लोगों का ज्ञान ला करके आपको देता हूं, ठीक है? सो रिवाइज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो रिवीजन की। नहीं पढ़ पा रहे डेप्थ में ना, अभी 2 महीने 1.5 महीने का टाइम है, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, सटा सट से रिवाइज करना शुरू करो। एंड पॉइंट नंबर 2, मिनिमम लिख रहा हूं मैं यहां, मिनिमम मतलब इससे कम नहीं ही होना। मिनिमम 250 टू 300 क्वेश्चंस पर डे आपको लगाने हैं, पर डे मिनिमम 500-700 क्वेश्चंस तो आपका एवरेज हो जाना चाहिए। पर नहीं भी हो रहा तो 250 से 300 सवाल डेली के लगाना आप अभी से शुरू कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम भी है, आईओएस कहां से पढ़ें? तो यार देखो, आईओएस वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बेयर एक्ट ऑब्वियसली नहीं मिलती, पर इसमें सवाल भी बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो कुल मिला के 15-20 कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, वहीं से आपके सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। गिने चुने आपके 7-8 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर आपने मास्टर कर लिया तो दिस इज वन पार्ट जो कि इजीली निकल जाता है। नाउ आईओएस इज समथिंग जिसको अगर पढ़ाने बैठे तो हम साल भर तक भी पढ़ा सकते हैं, और अगर हम सिर्फ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो घंटे भर 2 घंटे की क्लास भी हमारे लिए बहुत है, राइट? सो इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा आपको ह्यूमन क्राई करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, 15-20 सवाल हैं, अगर आप डेली के 300 लगा रहे हो तो 15-20 तो इसमें कवर हो ही जाएंगे ना, यस और नो? एंड जब मैं ये 15-20 की बात, जब मैं ये 250-300 की बात कर रहा हूं, तो इस चीज को ध्यान रखो कि नॉट जस्ट आरजेएस, सिर्फ इसके पीवाईक्यूज नहीं लगाने हैं। इनफैक्ट अगर आप आरजेएस के पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे और आप उसके पहले के उड़ीसा के पेपर्स उठा करके देखोगे तो आपको सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दैट इज अ श्योर शॉर्ट थिंग। कारण ये कि यार क्वेश्चंस तो उतने ही हैं, सब्जेक्ट्स भी वही हैं, कॉन्सेप्ट भी वही है, कहां से लेकर के आएंगे क्वेश्चंस? इंपॉर्टेंट जगहों से ही पूछेंगे ना, यस और नो? तो एक स्टेट का पीवाईक्यू उठा करके उसमें से जो रेलेवेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो दूसरा स्टेट यूज कर लेता है। दिस इज अ ट्रेंड दैट हैज बीन फॉलोवर्ड फॉर टाइम इमेमोरियल। तो जब ये कहते हैं ना कि पीवाईक्यूज कर लो फायदा होगा, सिर्फ आपके स्टेट के नहीं, हर स्टेट के पीवाईक्यूज कर लो, तब जाके आपने इतने सवाल किए होंगे कि अब आप एग्जामिनेशन में श्योर शॉट अपना कॉन्फिडेंस लेकर के जा सकते हो। फेयर एनफ? सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। मैंने अभी क्या क्या डिस्कस किया? पिछले अगर आप उठा करके 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करोगे तो आपको ट्रेंड क्या समझ आएगा कि हम डायरेक्ट और सिंपल से कंसेप्चुअल की तरफ जा रहे हैं। हमारा वेटेज में डिफरेंस हमको क्लियरली समझ में आ रहा है। केस लॉस की तरफ रिलायंस किस तरीके का है ये भी हमें देखने को मिल रहा है। फिर हमने ये समझा कि इस एग्जामिनेशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं एंड हाउ आर वी गोइंग टू हेल्प। देखो, रैपिड रिविजन एंड व्हाट नॉट, ये सब तो हमारा चल रहा है यूट्यूब पे। अदर देन दैट वी हैव आवर RJS crash course and RJS test series that are going on, right? RJS crash course and test series हमारी अभी ongoing है। आप अगर इसमें एनरोल करते हैं, ऑनगोइंग है, आपको पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, और जो चल रहे हैं वो तो आप अभी लाइव देख ही सकते हैं इमीडिएटली। एंड द मोमेंट यू एनरोल इन दिस, you get the guidance of our well expert faculties whoever are there in judiciary gold teaching you। उन सब से आप आरजेएस के लिए स्पेसिफिकली पढ़ते हो, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, guide you clear this examination in your very first attempt। So this वीडियो आई बिलीव वाज हेल्पफुल फॉर यू। इसको डेफिनेटली शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट करके बताइएगा इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन विद रिगार्ड टू पेपर एनालिसिस एंड व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू लीव। इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल है कमेंट्स में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।